आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इस एक्ट के ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स या कहें उद्देश्य वे हैं टू कवर लॉज रिलेटेड टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवॉर्ड्स। इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको कवर करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन होता है, मान लो दो पार्टीज़ हैं, ये दोनों ही इंडियन हैं, फॉरेनर नहीं हैं। इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन का सहारा लिया जाए तो वह आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो हैं वो इस एक्ट के अंडर कवर होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो इस एक्ट के अंडर कवर होंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, अब ये दो पार्टीज़ हैं, इनमें से या तो एक पार्टी या फिर दोनों ही पार्टी इंडियन ना हो, फॉरेनर हो, और इन दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी कमर्शियल नेचर का बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जब आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन का सहारा लिया जाएगा तो ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन भी इस एक्ट के अंडर कवर होंगे। इनसे रिलेटेड लॉज भी इस एक्ट के अंडर कवर होंगे। ऐसे ही कोई फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड होता है, मान लो कोई पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और वह डिस्प्यूट किसी फॉरेन कंट्री में रिजॉल्व किया जा रहा है। आर्बिट्रेशन की प्रोसेस जो हो रही है किसी फॉरेन कंट्री में हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही, और वहाँ पर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके जो भी डिसीजन दिया जाएगा, जो भी अवार्ड दिया जाएगा, अगर उस अवार्ड या डिसीजन को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, प्रोसीडिंग्स वगैरह डिसीजन वगैरह तो फॉरेन कंट्री में दिए गए, लेकिन उसको अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट करना हो तो वो इस एक्ट के थ्रू ही किया जाता है। उस फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को, डिसीजन को एनफोर्स करने के लिए जो लॉज हैं वो इस एक्ट के अंडर कवर होंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे इस एक्ट के। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन इसको कवर करना, और किसी फॉरेन कंट्री में दिया गया अवार्ड डिसीजन उसको इंडिया में एनफोर्स करना। इस एक्ट का एक्सटेंड कहाँ तक लागू है? यह होल इंडिया में लागू है, पूरे भारत पर लागू है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट के। ये एक्ट बेस्ड किस पे है? ये एक्ट है बेस्ड UNCITRAL, इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO की ही एक तरह से सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी हुई है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस कमीशन ने जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे जो मॉडल लॉ बनाया था 1985 में, एक तो उस मॉडल लॉ के ऊपर बेस्ड है हमारा ये एक्ट जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, और दूसरा इसी कमीशन ने कंसिलिएशन रूल्स बनाए थे 1980 में, दूसरा इन रूल्स के ऊपर। तो इन दोनों, इस मॉडल लॉ के ऊपर और इन रूल्स के ऊपर हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बेस्ड है। ये एक्ट जो है बहुत ही एग्जॉस्टिव है। इसमें पार्ट 1 जो है उसमें पूरा आर्बिट्रेशन के बारे में डिटेल में दिया गया है। पार्ट 2 में फॉरेन अवार्ड्स के बारे में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन। पार्ट 3 कंसिलिएशन को कवर करता है, उससे रिलेटेड जो भी लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उसके बाद पार्ट 4 में हाई कोर्ट की पावर्स क्या क्या हैं, इस एक्ट के अंतर्गत पावर्स जो दी गई हैं हाई कोर्ट को रूल्स बनाने की, और फिर शेड्यूल्स जो हैं वो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स पे बेस्ड हैं, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन पर। तो ये सभी इस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं, इसलिए बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू कंसिलिएशन को आर्बिट्रेशन की बराबर स्टेटस दिया गया है। पिछला लॉ जो था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ये आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वाला जो था, इसमें कंसिलिएशन को आर्बिट्रेशन की बराबर स्टेटस नहीं दिया गया था। लेकिन हमारा ये नया वाला जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इसमें सेम स्टेटस है कंसिलिएशन का आर्बिट्रेशन के बराबर। इसमें प्रोसीडिंग्स जो होंगी कंसिलिएशन की और आर्बिट्रेशन की, वो है बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड से और इंडियन एविडेंस एक्ट से। ज़रूरी नहीं है जब आर्बिट्रेशन किया जाए या फिर कंसिलिएशन किया जाए उसमें सिविल प्रोसीजर कोड
को फॉलो किया जाए या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो किया जाए। लेकिन जब कोई किसी विटनेस को कोई एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए समन किया जाएगा तो यह कोर्ट की हेल्प के द्वारा ही किया जा सकता है। डायरेक्टली आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है या फिर कंसीलेटर जो है वो डायरेक्ट किसी विटनेस को समन नहीं कर सकता, उसके लिए कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट इन दोनों से तो बाउंड नहीं है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट इससे बाउंड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आर्बिट्रेटर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वह क्वालिफाइड होते हैं। जो भी क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड हैं, अगर वह क्वालिफिकेशंस आर्बिट्रेटर के पास हैं तभी वह अपॉइंट किया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशंस नहीं है तो वह आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। पिछले एक्ट में ऐसा नहीं था, कोई क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं थी, नेसेसरी नहीं थी। जो आर्बिट्रेशन के बाद जो अवार्ड मिलेगा, डिसीजन दिया जाएगा या फिर कंसिलिएशन के बाद जो सेटलमेंट होगा, उसका स्टेटस जो है कोर्ट की डिग्री के बराबर है, कोर्ट के ऑर्डर के बराबर है। जो अवार्ड दिया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा, उस डिसीजन में रीजंस भी लिखने होंगे कि क्या किन किन कारणों की वजह से यह डिसीजन दिया गया है। उस डिसीजन किस रीज़न के ऊपर बेस्ड है वह लिखना ज़रूरी है। पिछले एक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि जो भी डिसीजन दिया जाए उसका कारण भी बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब डिसीजन का कारण बताना ज़रूरी है, रीज़न बताना ज़रूरी है। केवल 2 कंडीशंस हैं जब रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है अवार्ड में, डिसीजन में। वे दोनों कंडीशंस हैं अगर दोनों ही पार्टीज़ एग्री कर जाएं कि कोई रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब रिक्वायरमेंट नहीं होगी रीज़न देने की डिसीजन में, अवार्ड में, या फिर उन दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रोसीडिंग के दौरान ही सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाए, वह दोनों सेटल कर लें अपना डिस्प्यूट जो है और दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाएं कि उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को अवार्ड की फॉर्म में पेश किया जाए, उसको अवार्ड की फॉर्म दी जाए। तो इन दोनों कंडीशंस में रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा रीज़न देना कंपलसरी है। अवार्ड जो दिया जाएगा, डिसीजन जो दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसके खिलाफ अपील तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसको सेट असाइड किया जा सकता है, मतलब कि इसको इनवैलिड घोषित किया जा सकता है कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पर। जैसे अगर डिसीजन जो है भारत की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी में आ जाता है, जैसे डिसीजन करप्शन के थ्रू दिया गया हो, कोई रिश्वत वगैरह दी गई हो या फिर फ्रॉड के थ्रू डिसीजन लिया गया हो, इस कंडीशन में क्या कहते हैं, उस अवार्ड को, उस डिसीजन को इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। इस एक्ट के थ्रू कोर्ट्स की पावर मिनिमाइज कर दी गई हैं, कम कर दी गई हैं। जब आर्बिट्रेटर जब प्रोसीडिंग कर रहा होगा आर्बिट्रेशन की, उस दौरान वह इम्यून है कोर्ट से, ठीक है। लेकिन जब प्रोसीडिंग्स वगैरह हो जाएंगी और डिसीजन दे दिया जाएगा, अवार्ड घोषित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद अगर उस अवार्ड को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए या सेट असाइड कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में वह अकाउंटेबल होगा और जो भी डैमेजेस हैं उनके लिए लायबल होगा, जिम्मेदार भी होगा। प्रोसीडिंग के दौरान तो वह इम्यून है, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रोसीडिंग होने के बाद उसने जब डिसीजन दे दिया, अगर उस डिसीजन को किसी बेसिस पे इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उस कंडीशन में आर्बिट्रेटर अकाउंटेबल होगा, लायबल होगा। इस एक्ट के थ्रू फॉरेन अवार्ड्स जो हैं, जो किसी फॉरेन कंट्री में, अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री में कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हुई है और डिसीजन वगैरह दिया गया है और उस डिसीजन को भारत में लागू कराना हो, तो इस एक्ट के थ्रू वह लागू किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है इंडियन कोर्ट्स द्वारा। तो ये हो गए आपके सेलिएंट फीचर्स इस एक्ट के। एक बार शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या थे। कि एक तो UNCI TRA के मॉडल लॉ जो हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन रूल्स जो हैं, इनके ऊपर बेस्ड है ये वाला एक्ट जो है। काफ़ी एग्जॉस्टिव है, इसमें आर्बिट्रेशन, फॉरेन अवार्ड्स, कंसीलिएशन, हायर कोर्ट्स की पावर्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। इस एक्ट के थ्रू कंसीलिएशन को आर्बिट्रेशन की बराबर स्टेटस दिया गया है। इसमें प्रोसीडिंग्स जो हैं आपके सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट से बाध्य नहीं है, लेकिन किसी विटनेस को समन करने के लिए कोर्ट की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी और लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई होता है। आर्बिट्रेटर्स जो हैं क्वालिफाइड होने चाहिए। अवार्ड जो दिया जाएगा, डिसीजन जो दिया जाएगा और जो सेटलमेंट होगा, उसका स्टेटस जो है कोर्ट की डिग्री के बराबर है, ऑर्डर के बराबर है। अवार्ड जो दिया जाएगा, डिसीजन जो दिया जाएगा, उसमें रीजंस लिखने ज़रूरी हैं। केवल 2 कंडीशंस में रीज़न लिखने ज़रूरी नहीं है, जब दोनों ही पार्टीज एग्री कर लें कि रीज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर
वह दोनों आपस में एक सेटलमेंट कर लें और उस सेटलमेंट को अवार्ड की फॉर्म दी जाए। तो इन दोनों कंडीशंस में रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना रीज़न लिखना कंपलसरी है। अवार्ड जो है, डिसीजन जो है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, यह केवल सेट असाइड इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, अपील नहीं हो सकती इसके खिलाफ। कोर्ट की पावर मिनिमाइज कर दी गई है। प्रोसीडिंग के दौरान आर्बिट्रेटर इम्यून रहेगा, लेकिन जब उसने डिसीजन दे दिया है, अवार्ड दे दिया है, और उस अवार्ड को, डिसीजन को अगर इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए, उस कंडीशन में वह अकाउंटेबल हो सकता है। इस एक्ट के थ्रू फॉरेन अवार्ड जो है, किसी और कंट्री में कोई डिसीजन दिया गया है, अगर उसको भारत में लागू करना हो तो इस एक्ट के थ्रू लागू किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है। ये हो गया आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। रिवीजन के लिए अगर ये PDF चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।